चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। यस्टरडे कुछ लोगों की मिठाई खाने का मौका तो मिला माशाल्लाह से। जितने भी बैठे हैं मैं सामने एज्यूम करूं सबका पीआरसी क्वालिफाई हो गया है। कोई ऐसा जिसके कुछ पेपर भी रुके हुए दिए नहीं या रुक गए? क्या रुक गया? आईटी भी रुक गया। अच्छा चलो। और 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 बाकी सब क्वालिफाइड है माशाल्लाह। चलिए देखिए कहने में कितना अच्छा लग रहा है पीआरसी क्वालिफाइड। बस थोड़े टाइम की बात है कैफ क्वालिफाइड और फिर थोड़े टाइम के बाद, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। मैं बच्चों को मजाक में ऐसे ही कहता हूँ ये सीए का प्रोफेशन वीडियो गेम की तरह है। जैसे जैसे लेवल निकलते जाएंगे अगला लेवल और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। अब आपके अपने ऊपर है कितने देर तक आप उसमें सस्टेन कर पाते हैं। चलिए बेटा, लास्ट क्लास जो हमारी ओरिएंटेशन की हुई थी उसमें सिलेबस की कॉपी आप सबको प्रोवाइड कर दी थी और सिलेबस की डिटेल आपको समझा दी थी। और डिस्कस मैंने ये किया था कि हम लोग शुरू करेंगे IS-16 से, नाम है जिसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और FER1 में उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। IS-16 खत्म करते करते सेशन का एंड आ जाएगा। ठीक है सर, शुरू तो आज कर रहे हैं, खत्म करते करते सेशन का एंड आ जाएगा। अभी पेपर में एक ट्रेंड ये चल रहा है कि हमारे पास कोई एक सवाल ऐसा आता है जिसकी बेस होती है IS-16, लेकिन साथ में उसके IS-20 मिला दिया जाता है या फिर IS-40 मिला दिया जाता है या IS-23 मिला दिया जाता है या फिर IS-36 मिला दिया जाता है। यस्टरडे की बात है, इसी रूम के अंदर मैं सेक्शन B2 वालों के साथ बात कर रहा था और उनकी क्लास हमारी लगी हुई थी सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। खत्म करते करते 4 बज गए, लास्ट क्लास थी। और उसके अंदर हमने किया क्या, लास्ट 4 अटेम्प्ट के सवाल करे, जिनमें से एक पहले करा चुका था, 3 रह गए थे। उन 3 क्वेश्चन के अंदर IS मिक्स होकर आए हुए थे। तकरीबन 6 घंटे लग गए उन 3 सवाल को डिस्कस करते करते। तो IS-16 आज शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे ले जाके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो टॉपिक जिन और फर्दर टॉपिक के साथ मिलाकर पूछा जाता है उनको भी थोड़ा थोड़ा उसको टच करना पड़ेगा। सिलेबस समझाते हुए मैंने मजाक में ऐसे कहा था कि IS-16 भी सिलेबस में और उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी सिलेबस में। तो सिर्फ IS-16 पढ़ने से काम नहीं बनेगा, रिश्तेदारों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाके मामला बनेगा। वो जो फर्दर IS है उनके अपने सवाल भी आते हैं और वो IS-16 के साथ मर्ज होके भी आते हैं बेटा। चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे इस सब्जेक्ट में। चल बेटा, अच्छी बात यह है कि IS-16 की बेसिक्स मैंने ही आपको पढ़ाई थी पीआरसी के अंदर, तो पहले थोड़ा सा उसको रिकॉल करा दूं, उसके बाद बातों को मजीद थोड़ा कुछ नया करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन। जब हमने कहा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम होते हैं जो हमारे पास यूज करने के लिए मौजूद होते हैं। आप चाहे उन्हें प्रोडक्शन के कामों में यूज करो, सर्विसेज देने में यूज करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में यूज करो, या रेंटल टू अदर्स किराए पर देने में यूज करो, लेकिन शर्त ये भी थी 1 साल से ज्यादा अरसे तक यूज करो, तो वो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जो कॉमन एग्जांपल थे, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, इस किस्म की चीजों को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माना जाता है और ये चीजें वक्त के साथ डेप्रिशिएट होती हैं। फिर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फिर हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन निकालने का परफेक्ट मेथड आज तक नहीं बना,
बहुत सारे मेथड हैं जिनसे आप डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट निकाल सकते हो सिलेबस के हिसाब से। या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, या फिर सम ऑफ द डिजिट मेथड था, या फिर यूनिट प्रोड्यूस मेथड था, या फिर आवर्स मेथड था। ठीक है सर। FER 1 के अंदर ज्यादातर काम या तो आप स्ट्रेट लाइन पे करोगे या रिड्यूसिंग पे करोगे, या पूरी पास पेपर में खंगालूं तो सिर्फ 2 सवाल हमारी प्रैक्टिस में ऐसे आएंगे जहां पे आवर्स मेथड की जरूरत पड़ेगी, बाकी और कोई मेथड हमें नहीं चाहिए होगा। फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने डेप्रिसिएशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि भाई 2 पॉलिसी है, फुल ईयर पॉलिसी भी है और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी भी है। फुल ईयर पॉलिसी में क्या करते थे, जिस साल एसेट आएगा पूरे साल डेप्रिशिएट करेंगे, कभी भी आए, और जिस साल एसेट डिस्पोज होगा उस साल डेप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनल पॉलिसी ये कहती थी कि एसेट जिस साल आए ये भी देखो किस महीने आया, उस महीने से डेप्रिशिएट करो, और जिस साल एसेट चला जाए जिस महीने जाए उस महीने तक डेप्रिशिएट करो। आप प्रोपोर्शन बनाओ महीने का, अगर एसेट 8 महीने इस्तेमाल के लिए अवेलेबल था 8 महीने डेप्रिशिएट करो, अगर 4 महीने इस्तेमाल होकर गया है 4 महीने डेप्रिशिएट करो। फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कुछ एंट्री सीखी थी। कोई भी नया एसेट आएगा एंट्री बन जाएगी एसेट डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, और अगर उसको डेप्रिशिएट करवाना चाहते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कॉस्ट निकालना सीखा था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, परचेज करने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाते लाते आपके जितने भी पैसे लग जाएं सबको एक जगह पे जमा कर लो, आपके एसेट की कॉस्ट निकल आएगी। फिर मैं मजाक में कहता था कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है, अंदाजा आपको FER 1 में होगा और जगह जगह होगा। आपके सिलेबस में पूरे पूरे चैप्टर शामिल हैं जो आपको कॉस्ट को मजीद एडवांस करना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोरिंग कॉस्ट, उसमें सिर्फ ये सिखाऊंगा कि लोन लेकर हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो लोन का इंटरेस्ट कैसे एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो एक लंबी कहानी है। बहरहाल और आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था एसेट उस वक्त से डेप्रिशिएट करवाना जब वो अवेलेबल फॉर यूज की हालत में आ जाए, और उस वक्त तक डेप्रिशिएट करवाते रहना जब तक वो डिस्पोज ना हो जाए या अपनी यूजफुल लाइफ पूरी ना कर ले। फिर हमने बड़ा फर्दर ये भी पढ़ा था कि एसेट जब हम डेप्रिशिएट करना शुरू करवा देते हैं तो बाद में उसके एस्टीमेट को बदलवा देते हैं। कभी लाइफ के एस्टीमेट को बदलवा देते हैं, कभी रेजिडुअल वैल्यू के एस्टीमेट को बदलवा देते हैं, कभी डेप्रिसिएशन के मेथड को बदलवा देते हैं। और इसकी अकाउंटिंग क्या थी, वो था प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। एस्टीमेट जिस साल भी बदलोगे उस साल की अकाउंटिंग किस पे करनी पड़ेगी, नए एस्टीमेट पे करनी पड़ेगी। अगर लाइफ रिवाइज कर रहे हो तो इस साल का डेप्रिसिएशन रिवाइज लाइफ पे निकलेगा, अगर यूज रेजिडुअल वैल्यू को रिवाइज कर रहा हो तो इस साल का डेप्रिसिएशन रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू पे निकलेगा। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हम आपके साथ सीख चुके थे और अब हमें इसके अंदर प्रैक्टिस मजीद आगे बढ़ानी है। सिलेबस में आपके पास जो नया है पहले सुन लो वो क्या क्या है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीवैल्यूएशन। ठीक है, आज का दौर रीवैल्यूएशन का दौर है। पेपर में रीवैल्यूएशन की नॉलेज टेस्ट ना करे ये तो मुमकिन ही नहीं है। पूरा पूरा सवाल भी आता है उसका और उसकी नॉलेज बाकी चैप्टर के साथ भी मिला के पूछी जाती है। दूसरा बेटा आपके सिलेबस में जो नया है वो है आपके पास डिस्पोजल ऑफ एसेट। आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आने की अकाउंटिंग सीखी, डेप्रिशिएट करने की अकाउंटिंग सीखी। जब ये एसेट पुराने हो जाते हैं हम इनको अपने पास से बेच देते हैं, डिस्पोजल भी पेपर में टेस्ट किया जाता है। फिर इसमें जो नया मजीद है वो ये है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग सीखने आए हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 5 कंपोनेंट आपको सिखाएंगे। नंबर 1 बैलेंस शीट कैसे बनती है, नंबर 2 सॉसी कैसे बनता है, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है, और नंबर 5 नोट्स कैसे बनते हैं। लास्ट 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से जो पेपर में सवाल आ रहा है वो नोट्स का आ रहा है। आपसे नोट्स बनवा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अभी आपको नहीं पता ये नोट्स क्या होते हैं।
लेकिन जैसे भी होते हैं बनाना सीखना पड़ेगा, और इसको भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही कहा जाता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बातचीत, और वो शुरू करने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट से। इसके लिए बेटा बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा हूं मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। चलो बेटा, वर्ड मैंने लिखा है मोड ऑफ डिस्पोजल। पहली बात, डिस्पोजल होता क्या है? डिस्पोजल का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने पुराने एसेट को अपने पास से हटा रहे हो, डिस्पोज कर रहा हो, बेच रहा हो किसी भी शक्ल में। गाड़ी पुरानी हो गई, लोग अक्सर बदल देते हैं, पुरानी गाड़ी बेच देते हैं। मोबाइल पुराना हो गया, लोग बदल देते हैं उसको, पुराना मोबाइल डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है सर, फर्नीचर घर का पुराना हो गया, पुराना फर्नीचर डिस्पोज कर दो, क्या मसला है? डिस्पोजल के मुख्तलिफ मोड होते हैं। मैंने 3 नाम लिखे होते हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन बोलूंगा बेकार, समझ में नहीं आएंगे। लीज पर भी देते हैं एसेट। अब वो लीज का अलग से स्टैंडर्ड है, IFRS 16, वो आपके सिलेबस में नहीं है।
छोड़ दो। मोस्ट कॉमन तरीका वो है सेल ऑफ एसेट। गाड़ी पुरानी हो गई, सेल कर दो। मोबाइल पुराना हो गया, भाई सेल कर दो। मोस्ट कॉमन तरीका किसी पुराने एसेट को हटाने का वो क्या है? सेल ऑफ एसेट। दूसरा कॉमन तरीका वो है एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज में क्या करते हैं बेटा? पुराना एसेट दे देते हैं, साथ में थोड़ा सा कैश दे देते हैं, और बदले में क्या ले आते हैं? नया एसेट ले आते हैं। सिंपल एग्जांपल, कभी तो पुराना मोबाइल आपने भी एक्सचेंज करा होगा। नॉर्मली क्या होता है, आप पुराना मोबाइल लेके दुकान वाले के पास गए, उसने मोबाइल लेके बोला इस कंडीशन में मोबाइल के मैं आपको 15,000 रुपए दे सकता हूँ। अब आपने नया मोबाइल पसंद करा, वो कह रहा है ये 20,000 रुपए का मिलेगा। अब बात प्रैक्टिकली कैसे होगी? आप अपना पुराना मोबाइल दुकान वाले को दे दोगे, साथ में 5,000 का कैश दे दोगे, वो बदले में आपको नया मोबाइल दे देगा। आप नया मोबाइल लेकर तो आए एक्सचेंज में, लेकिन लाने के लिए पुराने मोबाइल को वहीं छोड़ कर आए। क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज में पुराना एसेट डिस्पोज हो गया, बिक गया। तीसरा तरीका इंश्योरेंस क्लेम। काफी टाइम से पेपर में आया नहीं है, बस भी बता रहा हूं होता क्या है। लोग अक्सर अपने पुराने एसेट को डिस्पोज कर देते हैं इंश्योरेंस में क्लेम करके। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे किसी साहब की गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस थी, अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा कि भाई मेरी 20 लाख की गाड़ी चोरी हो गई है, लाओ मेरा लॉस कंपनसेट करो। इंश्योरेंस कंपनी जब उन साहब को पैसे देगी, साथ में पहले एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएगी। उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ होगा कि कल को अगर ये गाड़ी रिकवर हो गई, मिल गई, तो साइन करो कि अब तुम्हारा उस गाड़ी से कोई वास्ता नहीं है। उन साहब ने ऐसे बोला, ऐसे ही वास्ता नहीं है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा वास्ता नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? अगर तुम्हारी गाड़ी है तो भाई नुकसान तुम बर्दाश्त करो। अब डबल गेम नहीं खेलो ना। गाड़ी चोरी हुई, उसके पैसे किससे ले लिए? इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए। कल को गाड़ी मिल गई, गाड़ी भी तुम ले जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। जब तुम इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी के पैसे मांग रहे हो, इसका मतलब ये हुआ वो चोरी शुदा गाड़ी का नुकसान तुमने किस पे डाल दिया? इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया। वो चोरी शुदा गाड़ी तुमने किसको बेच दी? इंश्योरेंस कंपनी को बेच दी। आगे बात समझ में? अब वो तुम्हारी गाड़ी नहीं है, किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी की गाड़ी हो गई, तुमने उनको डिस्पोज कर दिया इंश्योरेंस क्लेम करके। थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूं। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बम्पर टूट गया, इंश्योरेंस थी। जब उसने इंश्योरेंस क्लेम करा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलेंगे? सर आ जाइए वर्कशॉप पे, गाड़ी पे नया बम्पर लगवा देते हैं। जब वो गाड़ी में आपकी नया बम्पर लगवाएंगे ना, जो टूटा हुआ बम्पर है वो आपसे ले लेंगे। आप बोलोगे भाई ये तो मेरा बम्पर है, वो क्या बोलेंगे? आपको दूसरा दे तो दिया। जब आपने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया गाड़ी के बम्पर का, तो फिर वो टूटा हुआ बम्पर किसका हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का। वो आपने उनको डिस्पोज कर दिया। ऐसा होता है ना भाई, जो पार्ट भी क्लेम करते हो वो पार्ट कौन ले जाता है? इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, मशीनें जल गई। अच्छी बात, इंश्योरेंस थी, आपने इंश्योरेंस का क्लेम करा, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है, लेकिन जो जली हुई मशीनें हैं वो आपसे ले लेगी। अब आप उनसे पूछो भाई तुम इसका क्या करोगे? उनका पहला जवाब, तुम्हें इससे क्या? भाई तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तुम्हें इससे क्या? भाई ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। उनका जवाब ये मिला, भाईजान हो सकता है हम इसको सही करा के बेच दें। दूसरा जवाब, सर बिल्कुल खत्म मशीन है, जल के बुरी तरह, खोल के इसके जो काम के पार्ट्स होंगे निकाल के बेच देंगे, ताकि हमारा कुछ तो नुकसान पूरा हो जाए। इन अदर वर्ड, तुम्हें इससे क्या, हम कुछ भी करें, क्योंकि ये मशीन अब क्या है, तुम इंश्योरेंस कंपनी को डिस्पोज कर चुके हो। आप ऐसे जब भी डिस्पोज करेंगे, हमारी अकाउंटिंग कहती है उसका लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल मालूम करो। जाने वाले एसेट पर तुम्हें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है सर। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है, उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। इत्तेफाक से मैंने पढ़ाना है, और लास्ट 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स से उसमें सवाल आ रहा है। और मजे की बात है, चैप्टर वो है जो आईए के मैनुअल में होता था पेपर में, अब वो FAR 1 में आ गया है। अभी रिसेंटली मैंने बच्चों को वही चैप्टर आखिरी खत्म करवाया है, उसकी कुछ बातें मेरे दिमाग में मौजूद है, शेयर कर रहा हूँ। करेक्शन ऑफ एरर में
लास्ट 2 अटेम्प्ट से एक एडजस्टमेंट डाल रहा है। एडजस्टमेंट ये है, हमने पुरानी मशीन बेची या पुराना इक्विपमेंट बेचा, उसकी उल्टी सीधी अकाउंटिंग करके बैठ गए। अब गलती पकड़ में आ गई है, अकाउंटिंग को सही करके दो। मतलब क्या हुआ, जो डिस्पोजल अभी सीख रहा हो, ये ना सिर्फ इस चैप्टर में काम आएगा, ये कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में भी आपके काम आएगा। जब भी कोई एसेट आपके पास से जाएगा, चाहे एक्सचेंज में दो, चाहे कैश में बेचो, आप उसका लॉस और गेन कैलकुलेट करो। लॉस और गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। मान लो कोई पुरानी मशीन बेच रहा हूं, कॉस्ट है। फिर ये देखो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वो कितना डेप्रीशिएट हो चुका था। मैंने कहा सर वो 60,000 डेप्रीशिएट हो चुका था। जिस वक्त उस एसेट का डिस्पोजल हो रहा था वो 40,000 का बचा हुआ था। यह उसकी बची हुई वैल्यू अकाउंटिंग के लिहाज से। अब मैं इसको बेचने जा रहा हूं, कोई बायर आया, कह रहा है सुना आप पुरानी मशीन बेच रहे हैं। मैंने कहा कह रहे क्या डिमांड है। मैंने कहा भाईजान ₹1,00,000 की मशीन है, 60,000 डेप्रीशिएट कर चुका हूं, 40,000 की बची हुई है, लाओ 40,000 रुपए दे दो, मशीन ले जाओ। उसने हंस के बोला पहले मशीन तो दिखाओ। अब उसने मशीन देखा और क्या बोला, सर बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छी हालत में। कौन कहता है 40,000 की है। मैंने कहा मेरी अकाउंटिंग तो यही कहती है 40,000 की है। तो हमें समझा रहा है भाई अकाउंटिंग एक अंदाजे का नाम होता है। तुम अंदाजे से अब तक 60,000 डेप्रीशिएट कर चुके हो, इंटरनली तुम्हें लगता है ये 40 की बची हुई है, हो सकता है 40 की ना हो। तो ये चीजें बिकती हैं अपनी मार्केट वैल्यू पे, ना कि बुक वैल्यू पे। हमने उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको बेचा, वो बिक गया 45,000 का। एसेट बेचकर हमें जो पैसे मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल प्रोसीड्स। सेल करके प्रोसीड पैसे आ रहे हैं, या डिस्पोजल प्रोसीड्स, डिस्पोजल करके पैसे आ रहे हैं। 45,000 रुपए कैश आया, फिर मैंने लेस करा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सर ये क्या होता है। कभी कभी बेटा बेचते वक्त कुछ बेचने वाले खर्चे भी करने पड़ते हैं। पहली एग्जांपल, कोई साहब अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, बेस्ट तरीका किसी कमीशन एजेंट से बात कर लो, स्टेट एजेंट से। कमीशन लेगा लेकिन प्रॉपर्टी जल्दी बिकवा देगा। अब मैं कमीशन दे रहा हूं बेचने के लिए, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। उन्होंने ऐसे बोला भाई मैं एजेंट को कमीशन नहीं दूंगा, मैं खुद किसी न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी का एड दूंगा। अब एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं प्रॉपर्टी बेचने के लिए, क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो बेचने के भी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया ये एसेट 45,000 का सेल हुआ है, लेकिन बेचने में 3,000 रुपए खर्च भी हो गए। 45,000 आए थे, 3,000 चले गए बेचने में, अपने को नेट क्या बचा, 42,000। अब आउटर कॉलम में देखो दो चीजें लिखी हुई हैं। जिस एसेट को बेच रहा था अकाउंटिंग के लिहाज से वो 40 का बचा हुआ था, और जाते जाते मुझे कितना बेनिफिट दे गया, 42 का बेनिफिट दे गया। तो मुझे अपने पैसे वापस आ गए, उल्टा 2,000 का फायदा हुआ। ये हो जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। इसे प्रॉफिट नहीं कहते, क्या कहते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट तो वो होता है जो ऑर्डिनरी बिजनेस से हो। फॉर एग्जांपल हम लोग इन्वेंट्री खरीद खरीद के बेचते हैं, हाँ इन्वेंट्री पे प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मशीनें यूज करने के लिए लाए थे। जिन चीजों को यूज करने के लिए लाए थे उनको बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। हाँ कभी कभी उन चीजों को भी बेच देते हैं, तो वो हमारा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है, वो कहलाता है गेन ऑन डिस्पोजल। उल्टा भी हो सकता था, जो एसेट 40 का बचा हुआ था 40 से कम का बिक जाता, तो मुझे क्या हो जाता, लॉस हो जाता। ये जो भी लॉस और गेन निकलता है, याद रखिए ये सॉसी में जाता है। किस में जाता है, सॉसी में जाता है। ठीक है सर, इस साल एसेट बेचा, लॉस हो गया, गेन हो गया, इस साल के प्रॉफिट में डाल दो, इस साल के लॉस में डाल दो। तो गेन प्रॉफिट बढ़ा देता है, लॉस प्रॉफिट कम कर देता है। ये समझ में आ गया सबके। ये है कंप्यूटेशन। हमारे पेपर में जो सवाल आए हैं FAR 1 में, जब से कैफ आया है, मुख्तलिफ वैरायटी अवेलेबल है। उन वैरायटी में एक कॉमन वैरायटी जो 7-8 बार पूछी है उसने, वो है एंट्रीज। वो आपसे एंट्रीज पूछता है, परचेज करने की एंट्री, डेप्रीशिएट करने की एंट्री, रीवैल्यू करने की एंट्री।
डिस्पोज करने की एंट्री, इसमें से कुछ तो आपको आता है। परचेज करने की एंट्री आपको आती है, डेप्रिशिएट करने की एंट्री भी आती है, डिस्पोजल की एंट्री आपको नहीं आती, रीवैल्यूएशन की एंट्री भी अभी आपको नहीं आती। तो एंट्रीज पेपर में फ्रीक्वेंटली आती है बेटा, ठीक है। तो अब मैं कंप्यूटेशन से आगे बढ़ रहा हूं। लाख रुपए का एसेट आया था, कोई एंट्री बनी होगी। अब तक 40,000 60,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, इसकी भी हर साल कोई एंट्री बनी होगी। 45,000 का सेल हो गया, इसकी भी कोई एंट्री बनी होगी। 3,000 खर्च हो गए, इसकी भी कोई एंट्री बनेगी। 2,000 का गेन हुआ है, इसकी भी कोई एंट्री बनेगी। ना सिर्फ एंट्री बनेगी बल्कि लेजर भी बनेंगे, ठीक है बेटा। तो अब मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? परचेज करने से लेके डिस्पोजल तक की सारी एंट्रीज और लेजर कैसे बनते हैं, ये आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है सर। एक एग्जांपल डिक्टेट कर रहा हूं, जल्दी से लिखिएगा। On 1st January 2020, on 1st January 2020, ABC Limited purchased a machine costing rupees 5 lakh, costing rupees 5 lakh. Full stop. On 1st July 2021, company purchased another machine costing rupees 8 lakh. Full stop. On 1st April 2022, on 1st April 2022, company purchased another machine costing rupees 1 million, 10 lakh. 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं, बताइए आपको भी। फुल स्टॉप। अच्छा, अगर यहां तक का काम मैं आपसे करने के लिए बोलूं, आप खुद भी कर लोगे। मशीन आई, मशीन डेबिट, फिर आई मशीन डेबिट, फिर आई मशीन डेबिट, डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, ये आपको आता है। अब जो आगे लिखवा रहा हूं वो नया है, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद। ऑन 1st October 2022, कंपनी सोल्ड मशीन नंबर 1, company sold machine number 1 at a sale proceeds of rupees 1,20,000. Sale proceeds of rupees 1,20,000 with cost of disposal of rupees 5,000. Full stop. It is the policy of the company. It is the policy of the company to depreciate such type of assets using straight line method over a useful life of 5 years
5 years with no residual value, with no residual value, full stop. Required लिखिएगा. Prepare relevant accounting entries, prepare relevant accounting entries and ledgers for the year ended 31st December 2020, 2021 and 2022. चले बेटा, 2020 में मशीन खरीदी 5 लाख की, 21 में एक और मशीन खरीदी 8 लाख की, 22 में एक और मशीन खरीदी 10 लाख की, और इसी 22 में मशीन नंबर 1 को बेच भी दिया है, जिसकी डिटेल आपको दी हुई है. रिक्वायर्ड मैंने लिखवाया है कि 3 साल की एंट्री और रेलिवेंट लेजर बनाओ. ठीक है सर. एंट्रीज कम से कम 2 पेज तक तो जाएंगी. 2 पेज पे जर्नल जल्दी से ड्रॉ कर लें. बेटा काम शुरू करते हैं. ईयर वाइज काम शुरू कर रहे हैं, डेट वाइज कर रहे हैं. सबसे पहले 1 जनवरी 20 को आपने मशीन नंबर 1 परचेज करी है. आपने 1 जनवरी 20 को एक नॉर्मल एंट्री बनाई, मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, और 5 लाख रुपीस की मशीन नंबर 1 आपने परचेज कर ली. आप सबको पता है मशीन हमारे लिए एक एसेट है और इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड. पहले साल हमारे पास एक ही मशीन है, उसी मशीन को इस्तेमाल करते रहिए और साल के एंड में क्या कर दीजिए, डेप्रीशिएट कर दीजिए. आप सबको बताया था कि एसेट रोज डेप्रीशिएट होते हैं, लेकिन रोज का डेप्रीसिएशन ना कोई कैलकुलेट करता है ना रिकॉर्ड करता है. डेप्रीसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है इसकी जरूरत उस वक्त पड़ती है जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है. देखो बास खर्चे होते हैं जो बार बार पे करने, मिसाल दे रहा हूं, ऑफिस स्टाफ की सैलरी देनी है, हर महीने देनी है, हर महीने सैलरी कैलकुलेट करो, फिर उसको पे भी करो. ऑफिस का रेंट पे करना है, हर महीने रेंट कैलकुलेट करो, फिर उसे पे भी करो. लेकिन क्या डेप्रीसिएशन तुम्हें किसी को पे करना है? तब पे तो नहीं करना, कैश तो सारा उसी में चला गया था जब एसेट हमने परचेज किया था. तो डेप्रीसिएशन की जरूरत साल के दरमियान में किसी को भी नहीं होती, लेकिन जब साल खत्म होता है और साल भर का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उस वक्त इस एक्सपेंस को हमें चाहिए होता है. ईयर एंड आया 31 दिसंबर 20, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट. और बात हो रही है मशीन नंबर 1 की, स्ट्रेट लाइन मेथड है.
5 लाख की मशीन, रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 5, पहले साल 1 लाख रुपए से डेप्रीशिएट हो जाएगी। मशीन नंबर 1 1 लाख रुपए से बेटा डेप्रीशिएट हो गई। बहुत चाहते हो, फिर मैंने आपको एक क्लोजिंग एंट्री समझाई थी कि जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यू होते हैं वो साल के एंड में क्लोज हो जाते हैं और क्लोज करके सॉसी में चले जाते हैं। इस वक्त डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट में लिखा हुआ है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 20 एक एंट्री और बना लो, सॉसी डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और इस साल का एक्सपेंस 1 लाख वो हमारा क्लोज हो गया। एक्सपेंस में अब कुछ भी नहीं बचा और इस साल का एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया और आप सबको पता है वहां जाके ये प्रॉफिट गिरवा देगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट गिरवा देता है। एक साल की अकाउंटिंग पूरी हो गई। ठीक है, आप ध्यान से बात सुनना बेटा। आज पहला एग्जांपल शुरू करा है तो मैंने ये वाली एंट्री बना दी, सॉसी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। मैंने आईकेप के सारे पास पेपर के सोल्यूशन देखे में, FAR 1 में आईकेप के सोल्यूशन में कभी मुझे ये एंट्री आज तक बनी हुई नजर नहीं आई। मतलब बनाओगे कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं बनाओगे कोई मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होगा। तो मैं भी पहला एग्जांपल है इसलिए बना रहा हूँ, रिकॉल हो जाए। आज के बाद मैं भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है सर, चले भाई। तो सी बारी बेटा, एक साल की एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री अभी और भी बहुत सारी बननी, लेकिन साथ साथ रेलिवेंट लिंक करो। ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं मशीनों का चैप्टर। तो एक लेजर हमने बना दिया मशीन के नाम से, ये बन गया मशीन की कॉस्ट का लेजर। फिर एक लेजर हमने और खोल दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। एसिड अकाउंट भी खुल गया, कॉन्ट्रा एसिड भी खुल गया। एक्सपेंस का अकाउंट मैं नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा सर? वो खुलते ही जीरो हो जाएगा, आखिरी दिन खुलेगा, आखिरी दिन बंद हो जाएगा। हाँ, मशीन एक एसेट है, एक्यूमुलेट एक कॉन्ट्रा एसेट है और इनका बैलेंस बचेगा, इसलिए मैंने इनको ओपन कर लिया। अब पहली एंट्री आपने बनाई थी 1 जनवरी 20, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट बाय 5 लाख। सेकेंड एंट्री आपने बनाई 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 20, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट बाय 1 लाख। ठीक है सर जी। बस बेटा, इन दो लेजर में पहले साल में और कुछ भी नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का सम 5 लाख, क्रेडिट साइड का सम भी 5 लाख आना चाहिए और 31 दिसंबर 20 का बैलेंस कैरी डाउन वो भी 5 लाख आ गया। 5 लाख कॉस्ट वाली मशीनें बची हुई हैं। अब एक्यूमुलेट को क्लोज करते हैं। एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा एसेट है, इसकी हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। क्रेडिट साइड का सम 1 लाख, यहां भी आ गया 1 लाख एंड 31 दिसंबर 20 बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। अब हमारी एक साल की अकाउंटिंग पूरी हो गई। एक साल में बेटा जो एंट्री बनती हुई समझ में आई वो बना दी और उनकी रेलिवेंट लेजर में पोस्टिंग भी कर दी। अब ये लेजर के बैलेंस फिलहाल हमें क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं आज हमारे पास 5 लाख कॉस्ट वाली मशीनें मौजूद हैं जो अब तक 1 लाख डेप्रीशिएट हो चुकी हैं और डेप्रीशिएट होने के बाद उनकी बुक वैल्यू क्या बची हुई है? 4 लाख।
यहां तक सबकी समझ में आ गया? चले भाई, अब इस साल के बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर के ब्रॉड डाउन बनाइए। फर्स्ट जनवरी 21 बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। फर्स्ट जनवरी 21 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख। अब ये ब्रॉड डाउन बैलेंस हमें क्या बता रहे हैं कि आज हमारे पास 5 लाख की मशीनें पहले से मौजूद हैं, ओपनिंग है, पहले से मौजूद है, जो 1 लाख डेप्रिशिएट हो चुकी थी। अब इस साल क्या हुआ? इस साल हमने एक मशीन और खरीद ली 8 लाख रुपए की, और किस डेट पे परचेस किए? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 21 एक मशीन और आ गई, मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, 8 लाख की मशीन और आ गई। अब इस मशीन को भी लेजर में डाल दीजिए। लेजर के हिसाब से हमारे पास 2 मशीन हो चुकी हैं। 5 लाख मशीन वाली मशीन पुरानी पड़ी हुई है और 8 लाख की नई मशीन आ गई। जब आप किसी नए एसेट को लेकर आते हो, ठीक है, तो उसे हमारी अकाउंटिंग में कहा जाता है एडिशन। एडिशन पिछले साल भी हुआ था, एडिशन इस साल भी हुआ है। पिछले साल कितने का एडिशन हुआ था? 5 लाख का एडिशन हुआ था, और इस साल 8 लाख का एडिशन हुआ है। अब 2 मशीनें हमारे पास हैं, दोनों को इस्तेमाल करते रहो, और इस्तेमाल करते करते ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करवा दो। अब ईयर एंड हमें मिलेगा 31 दिसंबर 21। अब आप एंट्री बनाओगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और अब आपने 2 मशीनों को डेप्रीशिएट करना है, मशीन नंबर 1 को भी, मशीन नंबर 2 को भी। पहले मशीन नंबर 1, ये 5 लाख की मशीन है, रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हो जाएगी। नाउ मशीन नंबर 2, सर ये 8 लाख की मशीन है, रेजिडुअल वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ 5, लेकिन इस मशीन को परचेस करा है 1 जुलाई को, और जुलाई से दिसंबर बनते हैं 6 महीने, तो मशीन नंबर 2 6 महीने इस्तेमाल के लिए अवेलेबल थी, इसको 6 महीने डेप्रिशिएट करो, इंटू 6/12, 80,000। हमारा इस साल का एक्सपेंस बनता है 180,000 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। सही है बेटा, ये इस साल का एक्सपेंस है। अब इस साल के एक्सपेंस को लेजर में डालो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बहुत चाहते हो एक्सपेंस को क्लोज कर लो। 31 दिसंबर 21 सॉसी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और इस साल का एक्सपेंस है 180, इस 180 क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद बेटा अब लेजर को भी क्लोज कर रहा हूं। 5 लाख की मशीनें पहले से थी, 8 लाख की मशीनें और आ गई, टोटल 13 लाख रुपए की मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं, और क्योंकि अभी तक बेचा किसी मशीन को भी नहीं है, तो दोनों ही बची हुई हैं। बैलेंस कैरिड डाउन में भी 13 लाख आ जाएगा।
अब आ जाइए एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा एसेट, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। 1 लाख का डेप्रिसिएशन पहले से एक्यूमुलेट हुआ है, 180 का और आ गया 280, यहां भी आना चाहिए 2,80,000 एंड 31 दिसंबर 21 बैलेंस कैरिड डाउन 2,80,000। अब ये बैलेंस हमें क्या बता रहे हैं? अगर ये बता रहे हैं आज हमारे पास 13 लाख की मशीनें मौजूद हैं और वो अब तक 2,80,000 डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। अब हमारी 2 साल की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। एक भाई का बड़ा सवाल है कि सर आप जो फिगर्स के बीच में कॉमा लगा रहे हैं वो आप लेफ्ट मार्जिन से 3-3 के बाद लगा रहे हैं, मगर बाज दफा में देखा है कि 2-2 के बाद भी लगाते हैं। बेटा पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड चलता है वो 3 का चलता है, ठीक है ना। अगर आप 10 लाख की फिगर लिख रहे हो, 10 लाख रुपए, तो यहां से बेटा इस तरह से कॉमा लगेंगे। वो आपके पास इंडियन स्टाइल है या कुछ और मुल्कों में भी होगा कि जहां पर इस तरह से कॉमा लगाए जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ये फॉलो नहीं होता। चलो दोस्त, अब आया तीसरा और मेन ईयर जिसमें एक नई मशीन आ भी रही है और एक पुरानी मशीन जा भी रही है। अभी तक मैंने जो कुछ करवाया है, आप पता क्या बोलोगे, अब यार ये तो मैं पहले से आता था, तुमने खाली रिवाइज करवाया हमारा। हाँ आप सही कह रहे हो। असल कहानी तीसरे साल के अंदर है कि क्या तीसरे साल तक जाने के लिए मैंने थोड़ा रिवाइज भी करवा दिया। चलो अब आया तीसरा साल, एक और मशीन आ जाएगी, अब डेबिट कर लोगे और क्या करोगे। फिर तीसरे साल में पुरानी मशीन चली जाएगी। अभी सिखाया था जब भी कोई पुराना एसेट हमारे पास से जाएगा उसका लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना पड़ता है। लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल, इसके लिए बेटा एक होती है कंप्यूटेशन जो आपको अभी सिखाई थी कि भाई जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या थी, जाने वाला कितना डेप्रिशिएट हो चुका था, जाने वाला कितने का बचा हुआ था, जाने वाला कितने का बिक गया, कितने बेचने में खर्च करे, कितना लॉस या गेन हुआ। ये है कंप्यूटेशन प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटेशन इस वक्त एंट्रीज की शक्ल में कर रहे हैं, तो लॉस और गेन हमें एंट्री में चाहिए। एसेट आया, एंट्री बना रहा हूं, हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, अब उसकी भी एंट्री बना रहा हूं। यकीनन जब उसका डिस्पोजल होगा उसकी भी क्या बनेगी, कोई ना कोई एंट्री तो बनेगी यार। इसके लिए बेटा जब किसी एसेट का डिस्पोजल होता है हम लॉस और गेन मालूम 2 तरीकों से करते हैं एंट्री के अंदर, 2 तरीकों से। मोस्ट कॉमन तरीका, आप एक नया अकाउंट खोलो जिसका नाम होगा डिस्पोजल अकाउंट, वो आपको लॉस और गेन दिखाएगा। क्या नाम है? डिस्पोजल अकाउंट खोलो। सर होता क्या है ये और इसकी नेचर क्या है? डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, ये एक टेम्पररी अकाउंट है। टेम्पररी, जरूरत के वक्त खुलता है, जरूरत पूरी होते ही इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी ट्रायल आउट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता क्यों आउट हो गया, कभी डेबिट में आउट हो जाता है, कभी क्रेडिट में आउट हो जाता है। तो वक्ती तौर पे एक अकाउंट खोल देते हैं, नाम क्या रख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ये आपके सिलेबस में है, मैंने पढ़ाना है करेक्शन ऑफ एरर के चैप्टर में। और सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये होता है अभी हमें खुद नहीं पता ये मामला है क्या, ट्रायल क्यों आउट हो गया। इट्स सस्पेंस आल्सो फॉर मी, अकाउंटेंट कह रहा है ये मेरे लिए भी सस्पेंस है, ट्रायल क्यों आउट हो गया। फिर अकाउंटेंट बैठकर ढूंढता रहता है ट्रायल की आउट होने की वजह, उसे अपनी कुछ गलतियां मिलती हैं, वो गलतियों की करेक्शन कर देता है, ट्रायल टैली हो जाता है और सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है।
सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट, ट्रायल आउट हो गया, वक्ती तौर पे खोल दिया, ट्रायल टैली हो गया, बंद कर दिया। सस्पेंस अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, जरूरत है डेबिट कर लो, जरूरत है क्रेडिट कर दो, जरूरत पूरी हो जाए क्लोज कर दो। इसी तरह से बेटा डिस्पोजल अकाउंट की भी कोई नेचर नहीं होती, जरूरत है तो डेबिट कर लो, जरूरत है तो क्रेडिट कर दो, जरूरत पूरी हो जाए डिस्पोजल अकाउंट को बंद कर दो। मशीन अकाउंट का क्रेडिट डाउन होता है, हर साल होता है अगर बच रही है। एक्यूमुलेट का भी क्रेडिट डाउन होता है, डिस्पोजल अकाउंट का कभी क्रेडिट डाउन नहीं होता। डिस्पोजल अकाउंट से निकलता है लॉस और गेन, लॉस और गेन निकाला, बंद कर दिया और उस लॉस और गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। या तो आप लॉस और गेन निकालो डिस्पोजल अकाउंट बनाकर, ये काम उस वक्त करना जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ हो प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, और ना लिखा हुआ हो दूसरा तरीका भी है, वो क्या, बगैर डिस्पोजल अकाउंट के मैं एंट्री बना दूं, उससे भी लॉस और गेन वही निकलेगा। बस फर्क इतना सा है कि अगर डिस्पोजल अकाउंट खोलोगे कम से कम 5 एंट्री बनेगी, एसेट 1 बिकेगा, एंट्री 5 बनेगी, 5। और अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलोगे तो फिर एक कंपाउंड एंट्री बनेगी, उस कंपाउंड एंट्री में सब कुछ निकल आएगा। अब वो 5 एंट्रीज क्या है, अभी टाइम है नहीं इसलिए मैं छेड़ना नहीं जा रहा, आखिरी साल को, आखिरी साल मैंने रोका हुआ है, लेकिन अभी बता रहा हूं करने क्या वाले हैं। मशीन जा रही है, क्या बोलेंगे, खुदाफिज, मशीन क्रेडिट, डेबिट किसको कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट को। ये वो मशीन है पिछले कई साल से डेप्रिशिएट हो रही है, हम उसका एक्यूमुलेट जमा करते थे, एक्यूमुलेट क्रेडिट, एक्यूमुलेट क्रेडिट, अब वक्त आ गया है एक्यूमुलेट डेबिट, जाने वाली मशीन का एक्यूमुलेट डेबिट कर दूंगा, एंट्री बना दूंगा एक्यूमुलेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। फिर मशीन मैंने बेची, मिले डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, फिर मशीन बेचने में पैसे खर्च हो गए, डिस्पोजल अकाउंट या बैंक क्रेडिट। जब ये 4 एंट्री बना लूंगा फिर मैं डिस्पोजल अकाउंट को कंपेयर करूंगा, या तो वो लॉस दिखाएगा या वो गेन दिखाएगा। अगर गेन दिखा रहा है तो एंट्री बना दूंगा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट अकाउंट क्लोज, और अगर लॉस दिखा रहा है तो एंट्री बना दूंगा लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पेपर में अपनी तरफ से ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। आजकल जो सवाल आ रहे हैं उसमें ऐसा लिखा होता है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, और कभी कभी उसमें डिस्पोजल बीच में आ जाता है। अब ये नहीं या मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा 5 एंट्री बनाऊंगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उससे मांगा डिस्पोजल अकाउंट आपसे, जब नहीं मांग रहा तो शॉर्टकट करो, क्या करो, एक कंपाउंड एंट्री बनाओ, टाइम बचाओ, आंसर से भी वही आएगा। हाँ, अगर सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में लिखा हो, ऐसे एक सवाल आएगा प्रैक्टिस में, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट, मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेट अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, तो वहां पे फिर एग्जामिनर को नहीं बोलना ज्यादा होशियारी कर रहा है, उसने क्या मांगा है, डिस्पोजल मांगा है, तो उसके कोई मार्क्स भी होंगे, फिर डिस्पोजल अकाउंट बनाकर भी दिखाना है, या अगर उसकी एंट्री बना मांग रहा है तो एंट्री भी बना के दिखानी है। ठीक है सर, चले अब कितने साल की हो गई, 2 साल की। अब तीसरे साल के शुरू में क्या होगा, ठीक है, तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस उठा रहा हूं, 1 जनवरी 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन 13 लाख, एंड 1 जनवरी 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000। एग्जाम्पल अभी कंटिन्यू है, लेकिन जो बात समझा रहा हूं जहां से देखना, अगर मैं इस वक्त ये इंफॉर्मेशन हटा दूं बीच में से, ये सब हटा दूं पिछले साल, सीधा बताऊं ब्रॉड डाउन में 13 लाख की मशीनें हैं। अब मैं आपसे पूछूं भाई ब्रॉड डाउन में 13 लाख की मशीनें कितनी मशीनें, हाँ दोस्त से बोलो, हमें क्या पता, ये डेटा नहीं पता ना आपको, सवाल इतना लिखा है ब्रॉड डाउन में 13 लाख की मशीन है, अब वो 1 है 2 हैं
5 है, अपने को क्या पता। यहाँ आपने 2 इसलिए बोल दिया क्योंकि पूरा सवाल आपकी आंखों से सामने शुरू हुआ है कि एक मशीन आई, फिर एक और मशीन आई, तो ओपनिंग में 2 हैं। तो ये होता क्या है बेटा, ऐसे टीएसए भी खुला है, सुबह का टाइम है। टीएसए का काउंटर आपको अभी बोले हमारा पास एक अकाउंट खुला हुआ है एयर कंडीशनर का अकाउंट, और उसका आज सुबह का ब्रॉड डाउन आ रहा है 50 लाख। अब आपसे पूछे बताओ 50 लाख में कितने एसी हैं, बोलो। हमें क्या पता। 50 लाख तो एक बैग कैसे बना हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक जो एसी बचे हुए वो कितने के हैं, वो 50 लाख के। अब 50 लाख में 50 एसी हैं, 100 एसी हैं, हमें क्या पता। तो अभी जब हम काम कर रहे हैं उसमें हमने शुरू से काम करा है। इम्तिहान में शुरू नहीं आता, चलता हुआ सवाल होगा, चलता हुआ कारोबार है। ओपनिंग बैलेंस दे देगा, फिर मजीद बताएगा इतने और आ गए, इतने चले गए, इतना रीवैल्यू कर, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करके दिखाओ। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये एग्जाम्पल और कंटिन्यू है, या आपने मत लिखना। अभी ये एग्जाम्पल और कंटिन्यू है बेटा, जिसके अंदर एक मशीन और आनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम फिर एक पुरानी मशीन का डिस्पोजल करना है। क्लियर है यहाँ तक सबके बात। ठीक है दोस्त, बस अब कोशिश करना अगली क्लास को मिस ना करो। डिस्पोजल का पहले काम कराऊंगा, ये एग्जाम्पल करा के फिर उसका एक पास पेपर का सवाल कराऊंगा, इसमें सिंपल डिस्पोजल हो। फिर अपने मेन काम पे आएंगे। ये काम सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं, आप जरा रिदम में आ जाओ। रिदम में आ जाओगे ना, फिर मेन काम पे आना है, वो कौन है, रीवैल्यूएशन। ठीक है, थैंक यू सर। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप किस नाम से है? B1 ऑटम। हाँ बेटा भेज दिया, भेज दिया। थैंक यू।